नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संविधान के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। भाई, हमारा जो संविधान है बना कैसे, कहाँ से इसकी नींव पड़ी, कैसे इसके विकास हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान सभा ने संविधान बनाया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि संविधान बना कैसे आखिर। संविधान को समझने से पहले हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। उसी से ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास के संबंध में हम कुछ क्लियरिटी आ पाएगी। तो बात है 1600 ईस्वी की। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी। भारत कैसे आई? तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर दिया था। भाई, ये कंपनी पे सबसे पहली बात तो आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। तो कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मतलब सभी उसमें शेयरधारक थे। फिर उन्होंने कहा कि चलो अपन भारत चलते हैं, वहां पे व्यापार करेंगे। तो आज भी कोई कंपनी होती है उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो 1600 ईस्वी में इन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से अपने इंडिया में व्यापार करने की परमिशन ले ली। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए। भाई, कंपनी पहले तो इसके काम सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, लेकिन क्या हुआ, ये धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाने लगे। 1765 के बक्सर के युद्ध के बाद इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी मतलब क्या? मतलब ये अब राजस्व उगा सकते थे, कुछ टैक्स ले सकते थे, अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार इनको प्राप्त हो गए। इसके साथ ही शुरू हुई इनकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया। बाद में आगे चल के 1858 का विद्रोह होता है। उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी क्राउन वो भारत के शासन का सारा उत्तरदायित्व डायरेक्ट अपने हाथों में ले लेते। और 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक यही अनवरत जारी रहता है। अब स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस होने लगी कि भाई, भारत के पास एक संविधान तो होना चाहिए। शासन कैसे चलेगा? कोई लिखित, कोई एक, वो तो होना चाहिए। तो 1934 में एम.एन. राय भारत के जो साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे और आमूल परिवर्तनवादी प्रजातंत्रवाद के समर्थक थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उनको अमल में लाने के उद्देश्य से 1940 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। संविधान सभा का गठन कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 से संविधान अस्तित्व में आ गया। यद्यपि क्या होता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि क्या है, ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, है ना। तो भारत में संविधान का विकास 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और उसके पश्चात ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं। अब आता है कि सबसे पहले कौन से कानून लाए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाए थे ये कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, क्योंकि इसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित मतलब रेगुलेट और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। भाई, इससे पहले तो इनका कोई कानून ही नहीं था ना। 1773 में पहली बार इस कानून के लाने के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी और इसके द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। पहले तो कहीं कहीं बिखरे हुए थे ना, धीरे धीरे केंद्रीय प्रशासन की नींव इसके द्वारा रख दी थी इन्होंने। अब बात आती है कि अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। भाई, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो पहली बात तो क्या हुई कि बंगाल का जो गवर्नर था
उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया इन्होंने। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय इन्होंने कार्यकारी परिषद का गठन भी कर दिया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया कि भाई ये सब लोग मिलके कि इनकी सहायता करेंगे। अब 2 प्रेसिडेंसी और बच रही थी इनकी, एक मद्रास थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन इनको दोनों को कर दिया। एक जगह से नियंत्रित होना चाहिए ना कंट्रोल, सभी अलग अलग डिवाइड रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने थे। इसी के द्वारा ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की थी। अब बात आती है कि आप सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अपन देखें कि सबसे पहले वही न्यायालय कब बना था, अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले बना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, 1+3, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरा अन्य न्यायाधीश होते थे। और इसमें एक प्रावधान ये भी था कि कंपनी के कर्मचारी है ना भाई, कोई अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, कंपनी पूरा ही काम करेगी। तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को एक तो निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया, दूसरा कहा गया कि आप भारतीयों से कोई ना तो उपहार लोगे और ना ही रिश्वत लोगे, दोनों ही प्रतिबंधित कर दिए गए थे। इस नियम का मूल उद्देश्य क्या था कि कंपनियों की गतिविधियों को ब्रिटिश क्राउन की निगरानी में लाना था। अभी तक तो कंपनी अपने मनमर्जी से जो भी आ रहा था कर रही थी। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ना, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब इनसे कहा गया कि आप मन से कुछ भी नहीं करोगे, चाहे आपके राजस्व मामले हो, चाहे नागरिक मामले हो, चाहे सैन्य मामले हो, सारी जानकारी किसको दोगे? आप ब्रिटिश सरकार को दोगे। इससे क्या हो गया? ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी पे अच्छा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इन्होंने क्या किया था? 1781 में एक अधिनियम पारित किया था। क्यों किया था? 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, तो जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसमें क्या 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 प्रावधान किए गए थे? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, एक नियंत्रण मंडल। तो संचालक मंडल नियंत्रण मंडल की सभी आज्ञाएं मानने के लिए बाध्य था, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आज्ञाएं उनको मानना जरूरी था। तो इस अधिनियम से क्या है कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। मतलब राजनीतिक कार्य अलग देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वाणिज्यिक कार्य अलग देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसने निदेशक मंडल, या जिसको अपन कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। मतलब निदेशक मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, उस पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बना दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था की शुभारंभ इसमें हो गया था। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। इसमें इन्होंने क्या कर दिया भाई, जैसे द्वैध शासन की व्यवस्था इसमें कर दी थी। एक तो रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, और दूसरा रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, ये तो सब आप देखेंगे वाणिज्यिक काम देख लेंगे, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इसकी गतिविधियों पे भी नज़र रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पे, मतलब इनको देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं। और नियंत्रण बोर्ड को क्या है कि ये शक्ति भी थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण कर सकता था। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था कि पहला तो क्या हो गया, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जितने भी क्षेत्र में कंपनी का अधीन क्षेत्र था उसको पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आई बात समझ में? तो ये था 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस तरीके से ब्रिटिश शासन धीरे धीरे अपने कब्जे में लेती जा रही थी। अब नेक्स्ट आता है चार्टर अधिनियम 1793। तो इसमें क्या था, 1793 में नियंत्रण मंडल के सदस्यों और स्टाफ को भारतीय राजस्व से वेतन देना प्रारंभ किया गया, जो 1919 तक जारी रहा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, अब इन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश शासन ने, कि भाई इनको अपन वेतन क्यों दो, भारत से ही वेतन लो इनका, भारत के गवर्नमेंट चलाएंगे, भारत से ही वेतन लो। इस तरीके से नियंत्रण मंडल के सदस्यों और स्टाफ को भारतीय राजस्व वेतन देना प्रारंभ किया गया, किसमें, 1793 के चार्टर अधिनियम में। तो इस तरीके से हमने देख लिया, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के कार्य को रेगुलेटिंग करने के लिए लाया गया था। पर 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट देख लिया, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमी रह गई थी उनको करने के लिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट लाया। इसमें पहली बार द्वैत शासन की व्यवस्था हुई, जिसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्यों पर किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नियंत्रण की शक्तियाँ दे दी। और जो भी कंपनी के नागरिक, सैन्य व राजस्व गतिविधियाँ थी वो सब ब्रिटिश नियंत्रित भारत की में ब्रिटिश के अधीन आ गई, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। नेक्स्ट आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। भाई 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या था कि इस चार्टर से कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को जो अधिकार पत्र दिया था ना महारानी एलिजाबेथ ने, उसको 20 वर्षों के लिए इसमें बढ़ा दिया गया। और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, भैया पहले के कोई और व्यापार नहीं कर सकता था भारत में, केवल ब्रिटिशर्स से आई केवल ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें व्यापार कर सकती थी। तो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक चाय थी और एक चीनी थी, दो पदार्थ ऐसे थे, और सिल्क, इन पे कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ये तो हो गया चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है उस समय 1833 का चार्टर अधिनियम। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम निर्णायक कदम था, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, और अब भाई भारत में प्रशासन के प्रति उत्तरदायी रह गई थी। मतलब आप सिर्फ प्रशासन देखो, अब कोई आप व्यापारिक अधिकार नहीं है। अब जो भी है यूरोप के लोग, मतलब कोई भी ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश का रहने वाला है, अब यूरोपीय लोग भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते थे, क्योंकि उस पर लगी रोक को इन्होंने हटा ली गई थी। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब कितना बड़ा इसमें उलटफेर हुआ है। पहले बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन इसमें क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके, तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां नियुक्त होती थी। कि पूरे भारत में कोई भी नागरिक शक्ति हो चाहे सैन्य शक्ति हो, सब किसमें होगी, भारत के गवर्नर जनरल में। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ब्रिटिश कब्जे वाला जितना भी भारतीय क्षेत्र था
उस पर पूरा नियंत्रण इस सरकार का होता था। और अब कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इन्होंने क्या कर दिया? इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया कि अब आप कोई विधायिका संबंधी शक्ति नहीं कराओगे। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो इसके पहले जो कानून बने थे ना, उनको नियामक कानून कहा गया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह। और अब इसके बाद जो भी कानून बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। और जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक निकाय के रूप में जो भी गतिविधियां करती थी उनको समूह समाप्त कर दिया गया। विशुद्ध रूप से अब क्या बन गया? ये प्रशासनिक निकाय बन गया है। इसके तहत जो भी है कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो थे उनको क्या ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए, है ना। इसमें एक चीज़ और थी कि भारतीय विधि आयोग, अब भैया कानून बनाने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। और विधि आयोग ने कई रिपोर्ट पेश की, जिसमें से मैकाले साहब थे एक। उनका पैनल कोड बहुत प्रसिद्ध है। भाई हमारी सारी शिक्षा प्रणाली और जो भी कानून है ना वो सब मैकाले पे आधारित है। तो मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की कानून बनाने की शक्ति को घटा दिया था इसमें। उनके द्वारा किसी भी कानून को रद्द करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देख लिया। इसमें क्या था? एक चीज़ और थी। चार्टर अधिनियम 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का इसमें प्रयास किया गया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। भाई भारतीय अगर रहें, वो चाहें कि भैया हमको कुछ रोजगार मिल जाए कार्यालय में, तो उनको इससे वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने विरोध किया, तो इस कारण से इस प्रावधान को इसमें समाप्त कर दिया गया था। मतलब इसमें कोशिश की गई थी, इसमें चालू नहीं हुआ है अभी। ओके। अब आएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। ये 1857 की क्रांति से पहले का है। नेक्स्ट तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था, है ना। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसमें भैया? एक तो इसमें क्या था कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। दूसरा इसमें क्या था कि जो कंपनी थी ना, उसको भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई थी। मतलब जब तक ब्रिटिश संसद चाहेगी, जब तक आप अपने भारतीय प्रदेशों को अपने अधीन रखो, है ना। और गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया अब इन्होंने। वहाँ के शासन के लिए इन्होंने एक नई पद का घोषणा कर दी कि वहाँ भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे वहाँ पे, और ये बंगाल के वाले थे वो क्या देखेंगे? ये पूरे भारत को देखेंगे। इसमें गवर्नर जनरल की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को पृथक कर दिया कि भाई अब कार्यपालिका अलग रहेगी, मतलब एग्जीक्यूशन अलग करेंगे और विधायी अलग करेंगे। तो अतः गवर्नर जनरल की परिषद होती थी ना, उससे एक अलग विधान परिषद की इन्होंने इसमें स्थापना कर दी। और यही अधिनियम वैसा है। मतलब आपसे कभी पूछा जाए ना कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभ कब हुआ अपने हिंदुस्तान में, तो कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था सबसे पहले 1853 के अधिनियम में आई थी। मतलब अभी भी हम अंग्रेजों के अधिनियमों से ही चल रहे हैं। और जो निदेशक मंडल हुआ करता था ना, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसमें पहले 24 सदस्य होते थे, तो उनकी संख्या को इन्होंने कम कर दिया तथा इसमें 6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार इसको दे दिया ब्रिटिश क्राउन को। भैया अब इसमें कह दिया है कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो चाहे जिसको भी 6 सदस्यों को इसमें रख सकते हैं। और निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए जो अब योग्यताएं निर्धारित कर दी इन्होंने, है ना।
क्या क्या देख लिया भैया कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में 6 नए सदस्य जुड़ गए, पार्षद, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। मतलब अपन दूसरे शब्दों में कहें तो गवर्नर जनरल के लिए क्या था कि विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद इसमें कहा गया था। मतलब छोटी संसद की तरह ही कार्य करते थे। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। भाई कोई कानून बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसी तरीके से ये विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाने लगा। तो 1853 में पहली बार क्या हुआ कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ इसमें ही हुआ था। और विशिष्ट सिविल सेवा जो थी भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी। और इसमें एक 1854 में इन्होंने समिति बना दी, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति इन्होंने नियुक्त कर दी थी। तो पहली समिति यही थी भैया, आपने जो भी अपन तैयारी करते हैं ना, उसकी सबसे पहली समिति कौन थी? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति, 1854 में। इस प्रकार इसने कंपनी को और काम विस्तारित कर दिया, भारतीय कंपनी के शासन को, और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया। और इसमें कोई समय तो इन्होंने निर्धारित किया नहीं था कि कानून कब तक चलेगा। तो इसमें निश्चित था कि भैया संसद कभी भी कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर सकती है। इस तरीके से हमने देखा 1853 का अधिनियम। क्या क्या देख लिया आपने 18 संसद, एक बार रिवीजन कर लो आप। 1853 के अधिनियम में क्या देख लिया कि पहली बार तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया भैया, उनकी अलग संसद बन गई, है ना। पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया, इसमें भारतीयों को भी इन्होंने व्यवस्था दे दी कि आप भी चलो ज्वाइन कर लो। 6 सदस्यों को नियुक्त करने की ब्रिटिश क्राउन को इसमें शक्ति दे दी गई थी। पहली बार भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की थी 1854 में। और इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद जो थी 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इसलिए इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। इतने हो गए हमारे इस फर्स्ट पार्ट में, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट, ताज का शासन, हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।